सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ संध्या। आप सभी का अष्टांग हृदयम क्लास में स्वागत है। छठा क्लास है ये 10वें बैच का। तो प्रथम दिवस जो है आप सभी को हो सकता है कुछ इस आज के इस क्लास में नए साथी भी जुड़े हुए होंगे, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा मैं बता दूं, क्योंकि जो है ये जो क्लास है जो आज छठा क्लास है ये अष्टांग हृदयम क्लास का। तो क्या है कि आपका जो है यदि आपके पास अष्टांग हृदयम क्लास का सिलेबस नहीं है तो आपको जो है सबसे पहले सिलेबस आपको है ना व्हाट्सअप करके, जो आपके स्क्रीन पे नंबर है इस पे जो है व्हाट्सअप करके अपना जो है सबसे पहले सिलेबस मंगानी है और रजिस्ट्रेशन आदि फॉर्म भरना है इस प्रकार से। चलिए हम टॉपिक के ऊपर अपना बात कर लेते हैं। जो कल का टॉपिक था वहाँ से हम आज आगे बढ़ाते हैं। कल जो है टॉपिक हमने बनाया था बात का दूसरा गुण, जिसका नाम था बात का दूसरा गुण लघु गुण। तो अभी जो है बात का लघु गुण की चिकित्सा के बारे में बताया जाएगा और शॉर्ट में कल बताया भी गया था। तो जब बात का रुक्ष गुण शरीर में बढ़ जाता है तो वह शरीर में समस्त स्नेहांश को सुखा देता है, तो शरीर में लघुता उत्पन्न हो जाता है। देखिए यहाँ पे साफ हो गया था, क्लियर लिखा हुआ है कि जब बात का रुक्ष गुण बढ़ेगा शरीर में तो समस्त कफांश धातुओं को सुखा करके यानी कि उसके बाद जो है कमज़ोर कर देता है। यानी कि बात का रुक्ष गुण बढ़ने के कारण, खर गुण बढ़ने के कारण लघुता आती है। जैसा कि हम देखते हैं कि जब हम वस्त्र आदि धोते हैं तो गीला होता है, इसके बाद हवा धूप आदि लगता है तो ये हल्का होता है वस्त्र। तो ऐसा ही इसमें कल बताया गया था लेकिन क्लियर नहीं हो पाया था। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। बात के लघु गुण की चिकित्सा भी मैंने बताई है कि इसके लिए जो है जठर अग्नि को अच्छा करना है। इसके लिए आपको दीपन पाचन और अनुलोमन का सेवन करना है। ये सब जो है औषधियाँ जो दी गई है 1-2, और गाय का घी और शतावर अश्वगंधा इस प्रकार से रसायन का प्रयोग करना है। आज जो है बात का तीसरा गुण को लेकर के टॉपिक है शीत गुण, कोल्ड गुण, जिसको हमने सबसे पहले आज मैं बता दूं जो साथी आज नए हैं यानी कि इस क्लास में पहली बार अपना डेमो क्लास ले रहे हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि बात का गुण क्या है, हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके बारे में। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं जी महर्षि भागवत द्वारा रचित अष्टांग हृदयम पे आधारित गुण आधारित चिकित्सा बता रहे हैं। तो यहाँ पे बात के कुछ गुण बतलाए गए हैं। जैसे कि आयुर्वेद में आप लोगों ने देखा मल मूलम ही शरीरम, है ना। फिर से मैं आता हूँ बैक, मल मूलम ही शरीरम यानी कि शरीर का आधार मल है। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, शरीर का जो आधार है दोष है, धातु है, मल है। तो तीनों हमारे शरीर में बैलेंस होनी चाहिए। तो अब हम दोष के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी दोष का हम डिटेल कर रहे हैं, फिर धातु का करेंगे डिटेल, फिर मल का करेंगे डिटेल। तो इसके बाद क्या होगा कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, तो ये बताया गया है। तो हम दोष के बारे में डिटेल कर रहे हैं, फिर धातु के बारे में, फिर मलों के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम है ना गुण आधारित चिकित्सा इस प्रकार से हमारा हो पाएगा। तो बात के गुण ये है कि इसमें ड्राइनेस रहता है, लाइट है, कोल्ड है, रफ है, माइक्रो है, डायनेमिक है, हार्ड है और क्लियरनेस। ये 8 गुण बतलाए गए हैं बात के। ठीक है, अगर इनमें कोई प्रश्न है तो आप लोग जरूर रखिएगा। और इसका जो है रेफरेंस हम जो है आप लोगों को दे रहे हैं अष्टांग हृदयम का पहला अध्याय का जो सूत्र स्थान का पहला अध्याय का 11वां सूत्र है ये, तत्र रुक्षो लघु सीता खरः सूक्ष्म चलो नीला। ये है अष्टांग हृदयम का रेफरेंस। अब हम जो है आगे यहाँ पढ़ने वाले हैं बात का तीसरा गुण शीत गुण। तो यहाँ से पढ़ें आप सभी, कोई भी साथी एक पढ़ेंगे। एक लाइट बंद कर दो, तुम अपना शीत का यही से सर। यस, शीत का अभिप्राय। शीत का अभिप्राय ठंडा होता है। वात का शीत गुण बढ़ने से शरीर में स्तंभकता, कठोरता बढ़ने के कारण अकड़न, जकड़न आदि बढ़ते हैं। कठोरता दर्द और कंपकपी को बढ़ा देता है। किसी व्यक्ति को ठंड ज्यादा लग गई हो तो शरीर में अकड़न, जकड़न, कठोर दर्द को बढ़ा देता है। ठीक है जी। तो शीत का अभिप्राय क्या है? कोल्ड है यानी कि ठंडा है। बात का शीत गुण बढ़ने से और कठोरता उत्पन्न कर देता है, अकड़न जकड़न पैदा कर देता है, कठोरता, दर्द और कपकपी को पैदा कर देता है। किसी व्यक्ति को यदि ठंड लग गई, ज़्यादा लग गया तो शरीर देखते होंगे स्टिफनेस,
इसको अकड़न जकड़न मतलब ऐसा समझिए कि शरीर में स्टिफनेस बढ़ गया, ठीक है। तो ये है, और कठोर दर्द को बढ़ा देता है। जैसे क्या है, सबसे पहले स्टिफनेस पैदा करेगा, इसके बाद दर्द तेज, इस प्रकार से अगर पहले से भी दर्द है, पहले से दर्द है किसी भी प्रकार का, तो वो दर्द को बढ़ाने का कार्य जो है वात का शीत गुण करता है। जैसे कि सभी प्रकार के अर्थराइटिस में देखते होंगे, चाहे रोमेटिक अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गॉटी अर्थराइटिस, तो क्या होता है वर्षा ऋतु में, और इसके बाद जो है वर्षा ऋतु के बाद जो है आपके हेमंत और शिशिर ऋतु में, अर्थात कहें कि वर्षा ऋतु जो अभी चल रहा है सावन भादो के महीने में, देखेंगे जॉइंट पेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है लोगों का। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि अभी क्या है, शीत गुण का प्रकोप हो जाता है, क्योंकि वर्षा ऋतु है, वातावरण में मॉइस्चर अधिक है, यानी कि शीत गुण, वैसे भी देखते होंगे, फील करते होंगे, तो बाहर में शीत गुण है। तो इस कारण से भी क्या होता है कि पित्त का संचय क्यों होता है? पित्त को बाहर आने के लिए चाहिए हीट। तो गर्मी में क्या है, यानी कि 1-2 महीना पहले आपने क्या देखा, 3 महीना पहले क्या था कि वातावरण में बाहर क्या था, हीट था। तो क्या हमारे शरीर में जो पित्त था वो हीट के कारण बाहर हो रहा था। लेकिन अभी क्या है, बाहर में क्या है कि हीट नहीं है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि शरीर में क्या हो रहा है, पित्त इकट्ठा हो रहा है। तो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि अभी जो इस समय चल रहा है, तो इसलिए बताया गया है कि स्वेदन करना चाहिए। इससे क्या होगा, यानी कि व्यायाम करें, जिससे क्या है कि आपका पित्त निकले। तो पित्त निकलेगा कब? जब क्या हीट मिलेगा, ठीक है। चाहे मल मूत्र आदि पसीना के माध्यम से पित्त निकलता है, मूत्र के माध्यम से निकलता है, तो जो भी है जैसे भी निकल रहा है, तो हीट मिलेगा तो ही पित्त निकलेगा, नहीं मिलेगा तो इकट्ठा होगा। तो अभी क्या हो रहा है कंडीशन कि हीट जो है अंदर ही जो है, मतलब जो पित्त है वो अंदर ही है, क्योंकि बाहर में क्या है कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर है नहीं, तो निकल नहीं पाता है। तो शीत गुण क्या करता है, एक तो कफ प्रकोप में तो इसका है रोल, साथ में पित्त के संचय में बहुत बड़ा रोल है शीत गुण का, है ना। कुछ लोग ये कहते हैं कि गर्म चीज़ें खाने से पित्त बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल सत्य है। लेकिन इकट्ठा कैसे होता है, आगे सिलेबस में रहेगा। पित्त का संचय कैसे होता है, तो जब आप शीत गुण से युक्त तीक्ष्ण चीज़ का सेवन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पित्त का संचय हो जाएगा। गर्म चीज़ खाने से पित्त का संचय नहीं होगा, गर्म चीज़ खाने से पित्त का प्रकोप हो जाएगा। यस, तो क्या है कि शीत गुण के कारण ही पित्त का क्या होता है, संचय हो जाता है। फिर से मैं कह रहा हूँ, केवल शीत नहीं बल्कि वो जो द्रव्य है शीत के साथ साथ में तीक्ष्ण भी होना चाहिए, ठीक है। वो तीक्ष्ण गुण वाला होना चाहिए। इससे क्या है कि उसका जो है पित्त का संचय हो जाएगा। इसलिए क्या है कि केवल अकेला जो है उष्ण गुण से क्या होगा, जब उष्ण गुण का सेवन करेंगे तो पित्त का प्रकोप हो जाएगा। उस समय प्रकोप यानी कि इफेक्ट डाल देगा। अभी क्या है, कलेक्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से है कि शरीर में अकड़न जकड़न कठोर दर्द को पैदा कर देता है। सबसे पहले स्टिफनेस होगा, और इससे पहले क्या है, कोल्ड। मैं कोल्ड पे था कि जो इससे अभी जो वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु में क्या है कि अभी जो है कोल्ड, वातावरण में क्या है कि शीत है, तो इस कारण से क्या है पित्त इकट्ठा हो रहा है, और जो कोल्ड के कारण जो है शरीर में स्टिफनेस, अकड़न जकड़न हो रही है। इस कारण से जोड़ों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, खासकर घुटना दर्द तो बहुत ज़्यादा होता है। और जिनका आम बात की समस्या है, यानी कि रोमेटिक अर्थराइटिस है, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वर्षा ऋतु में, पूरे साल भर की अपेक्षा वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद जो है जब ठंड के मौसम होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो उसमें भी वात का शीत गुण बढ़ जाता है। इस कारण से जो अर्थराइटिस पेशेंट है उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो जाता है। तो अब आगे बढ़िए। कोई भी अगर प्रश्न होगा आपके मन में तो आप चैट बॉक्स में ज़रूर आप टाइप कर दें, ताकि मैं देख लूँ और इसको हम अपने, एक मिनट, बात का शीत गुण जी, तो यहाँ से पढ़ें कोई भी साथी। बात का ये ब्लैक जहाँ है, शीत गुण शरीर को कठोर, यहाँ शीत गुण शरीर को कठोर बना देता है, शारीरिक क्रियाओं में रुकावट पैदा करता है, जठर अग्नि को कमजोर कर देता है, धातु की साम्यावस्था में रुकावट पैदा करता है, अर्थात जितना मात्रा में बनना चाहिए धातु उतना मात्रा में न बनकर कम या ज्यादा बनता है। तो ये बताया जा रहा है कि शीत गुण शरीर को कठोर बना देता है, स्टिफनेस पैदा करता है। स्टिफनेस जब आता है
तो शरीर की क्रियाओं में रुकावट होगा। क्या क्या होगा? सबसे पहला, जठर अग्नि को कमज़ोर कर देगा। और इसके बाद क्या होगा? रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु यानी कि धातुओं की अवस्था में जो सामान्य अवस्था है उसमें रुकावट हो गया। अर्थात जितना मात्रा में बनना चाहिए था धातु यानी कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि धातु उतना मात्रा में ना बन करके या तो कम बनेगा या तो ज़्यादा बनेगा, यानी कि क्षय होगा या तो वृद्धि होगा। इस प्रकार से बताया गया है। अब मलों के बारे में आएगा कि क्या करेगा मल को। ये यहाँ पढ़े, यहाँ पढ़े मल का और अपान वायु, ये पढ़े। मल और अपान वायु को कठोर बना देता है तथा, थोड़ा आगे पीछे करना सर, तथा निकलने में रुकावट पैदा कर देता है। जिस प्रकार रसगुल्ला या बर्फी को फ्रीज में रख देने से उन्हें कठोर कर देता है, सर्दियों में मल को कठोर कर कब्ज कर देता है। हाँ जी, तो ये बताया जा रहा है कि ये उदाहरण एक लीजिए, जिस प्रकार से रसगुल्ला या बर्फी या कोई भी आइटम आप फ्रिज में रखते हैं तो उन्हें कठोर बना देता है। कौन सा गुण है? शीत गुण है। तो यही प्रकृति में 20 गुण बताया गया है, यही सब हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो शीत गुण है ये क्या करता है? कोई भी वस्तु को ये कठोर बना देता है। तो सर्दियों में क्या होता है? मल और अपान वायु को कठोर बना देता है बात का शीत गुण। इस कारण से बहुत सारे लोगों को क्या होता है? शीत गुण बढ़ जाने से भी कब्ज हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सभी आगे चिकित्सा। जब मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति अगर निदान जान जाएगा यानी कि कारण जिस रोग का जान जाएगा वो चिकित्सा निश्चित रूप से कर पाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। यदि किसी व्यक्ति को कब्ज बात का शीत गुण बढ़ जाने के कारण मल कठोर हो जा रहा है इस कारण से, तो उसको यहाँ पे कब्ज होगा। तो सर्दियों में विशेष रूप से देखते होंगे कि लोगों के जोड़ों के दर्द बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? तो 2 कारण है। एक तो क्या है कि शीत गुण बढ़ गया तो क्या हुआ कि सर्दियों में मल को कठोर बना दिया और इसके बाद कब्ज कर दिया। तो कब्ज होने के कारण अपान वायु रुक गया। मल आदि जो है जब बाहर होगा तो अपान वायु को कठोर बना देगा, यानी कि अपान वायु को रोक करके तो वायु भी उस समय ज़्यादा बना रहता है। और एक तो शीत गुण के कारण खुद जो है पैरों में, घुटनों में क्या होता है कि स्टिफनेस तो पैदा कर ही दिया। तो 2 कारण हो गए। तो हम यहाँ पे दोनों चीज़ करेंगे, ऐसा नहीं कि गर्मा गर्म केवल तेल की सेकाई करेंगे। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे पेशेंट मिले हमें जो क्या है कि केवल तेल लगाना जानते हैं। सॉरी वो हाँ ठीक है, स्क्रीन शेयर है ना। अगर स्क्रीन पे कुछ ना दिखे, ब्लैक हो जाए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें मैसेज आदि। तो हाँ, तो जैसे कि हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट का केस टेकिंग किया जो केवल तेल लगाना जानते हैं। और अभी जो है ये भी है ना, जैसे खास करके मूव जेल हो गया, ओमनी जेल हो गया, कुछ ऐसा बाम लगा लिए दर्द आदि में और इसके बाद छोड़ दिया। या कोई भी तेल ही हो गया जो सड़क के किनारे बेचा जा रहा है या तंबू में बेचा जा रहा है या बड़े बड़े डॉक्टर बेच रहे हैं। डॉक्टर अर्थो, नाम नहीं लेना चाहते हैं, अच्छी तेल है, बहुत अच्छी है, ब्रांड नेम है। लेकिन एक बात इसमें लिखनी चाहिए कि कोई भी चीज़ खास करके कहीं कोई दर्द है, मान लीजिए चोट मोच का ही दर्द है, चाहे अर्थराइटिस का ही दर्द है, चाहे सर्वाइकल का दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस, जो भी समस्या है, दर्द है, तो उसमें एक बात का ध्यान रखना है कि तेल तो लगाना है, जेल नहीं लगाना चाहिए हमारे अनुसार से तो वैसे। लेकिन क्या है कि जो तेल है लगाएं, अवश्य लगाएं, लेकिन वो उष्ण रहता है, गरम गरम लगाएं। इसके बाद गरम गरम सेकाई भी करना चाहिए। इसलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि अभ्यंग स्वेदन करें, माने कि मालिश करके सेकाई करना बहुत ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो क्या होगा? स्टिफनेस पैदा हो जाएगा। और हमने ऐसे पेशेंट को देखे जो क्या है, जिनको पैर में दर्द था, है ना, और इसके बाद क्या हुआ कि वो तेल लगाते गए और पंखा के नीचे सो जाते हैं। तेल लगाते पंखा के नीचे सो जाते हैं, ओमनी जेल लगाते, मूव जेल लगाते, पंखा के नीचे सो जाते। क्या होगा यहाँ पे? बात का शीत गुण बढ़ जाएगा। समझिए कैसे बढ़ जाएगा? आपने तेल लगाया, पंखा के नीचे आए तो क्या है, शीत गुण बढ़ गया। तो कोई भी तेल लगाएं, कोई भी जेल लगाएं, मना नहीं करते हैं जेल लगाने। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ है, हम तो कहेंगे अधिक से अधिक दर्द सहें और इसका जो है जड़ से काम करें। ऐसा ना कि ओमनी जेल और ये सब लगा करके काम चलाएं। काम नहीं चलाना है यहाँ पे, और जिसको काम चलाना है तो कर ही रहे। लेकिन यहाँ पे अगर पूरा ठीक होना है तो इनको अभ्यंग करके स्वेदन करना चाहिए। तो वर्षा ऋतु में भी और शीत ऋतु यानी कि
जनवरी फरवरी या फिर ऐसा कहिए कि जो नवंबर दिसंबर का महीना, उस समय क्या है कि जब दर्द के रोगी बहुत आते हैं हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, मालिश करते हैं। देखिए मालिश करते हैं, इसके बाद इनको क्या है स्टीम थेरेपी देते हैं, यानी कि सेकाई करते हैं। यदि क्या है कि जिसके घर पे ये नहीं है तो क्या करें, तो वो क्या कर सकते हैं कि बस क्या है कि कोई भी तेल से मालिश कर सकते हैं। सर्वोत्तम तेल है तिल का तेल, काले तिल का तेल, और बाकी अपना रोग के अनुसार मेडिकेटेड तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज़ म्यूट कर लीजिए कोई भी साथी का अगर, हाँ तो लोग, हाँ तो ये बताया गया है कि अपना कोई भी तेल इस्तेमाल करके अभ्यंग करें, यानी कि अच्छे से मालिश करें उस दर्द वाले स्थान पे 2 से 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, मतलब जैसा भी आपको लगता है उचित समय दे करके मालिश करें। इसके बाद तुरंत सेकाई करें। सेकाई में किस प्रकार से करें, तो ऐसा बताया गया है कि अब ये स्टीम थेरेपी ले सकते हैं। नहीं तो आप जैसे सभी के घर में लगभग कुकर होता है, तो एक कुकर आदि में औषधियाँ आदि डाल करके उसके ऊपर जो है पाइप आदि सेट करके भी आप सेकाई ले सकते हैं, नाड़ी स्वेद कर सकते हैं। नहीं तो आप बस गर्म पानी करिए, उसमें नमक डालिए और इसमें कुछ औषधियाँ जैसे दसमूल की औषधियाँ, यदि सूजन है तो दसमूल डालिए, दर्द है तो इसमें निर्गुंडी डालिए, और भी बहुत सारी औषधियाँ सेलेक्ट की जा सकती है रोग के अनुसार। इसके बाद तुरंत सेकाई करिए, तुरंत सेकाई करिए। ऐसा नहीं आप मालिश करिए खूब अच्छे आधा घंटा, लेकिन मालिश के बाद तुरंत सेकाई करनी चाहिए। इसके बाद जो है हमें जो है कहीं जानी चाहिए, उसमें भी ये बताया गया है कि तुरंत बाद नहीं जाना चाहिए कहीं भी। अब हवा यानी कि शीत वायु से संपर्क नहीं करनी चाहिए। तो यही आज का जो है विषय है कि बात का शीत गुण क्या करेगा, समझिए। बात का शीत गुण आपको अपंग बना सकता है। पेशेंट ऐसा देखा है कि जो केवल क्या है कि मालिश करके ओमनी जेल लगा करके अपना सोचते थे हमारा तो ठीक हो जाएगा, हमने तो अपना काम कर दिया, अब मूव जेल काम करेगा, वो क्या करेगा, या फिर सॉरी जो भी है जिस भी कंपनी का रहे हम नहीं कहेंगे, या तेल भी है चाहे आप ही बनाते क्यों ना हो, यदि मालिश के बाद सेकाई नहीं करते हैं तो क्या है, ये चिकित्सा अधूरा है। इसलिए हम तेल हम भी बनाते हैं, हमारे भी फार्मेसी बनाती है, लेकिन क्या है इसमें स्पष्ट निर्देश है कि जिस व्यक्ति को टाइम नहीं है तेल लगाने के बाद मालिश करने का, वो तेल ना लगाएं और तेल ना खरीदें। तभी ना, केवल दवाइयाँ बेच देने से नहीं होगा आयुर्वेद का प्रचार या फिर जो भी है चिकित्सा, इसको पूरा फॉलो करना है। तो यदि किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे कोई संशय है, डाउट है कि नहीं वैद्य जी हम तो ऐसे ही करते आए हैं, तो कोई भी डाउट है तो प्रश्न रखिए, चैट बॉक्स में अपना प्रश्न रखिए, जरूर रखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से पढ़िए, बात वायु का स्वभाव है। वात वायु का स्वभाव है, गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडा होना। वायु का अपना गुण नहीं है, जैसे मौसम होता है वैसे ही इसका गुण होता है, अर्थात न गर्म है न ठंडा। शरीर में स्थित वात दोष अर्थात प्रतिक्षण बहने वाला वायु सर्दियों में शीतल और गर्मियों में गर्म प्रतीत होता है। तो ये बताया जा रहा है कि वायु का जो बात का जो स्वभाव है वो क्या है, गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडा होना, ये बताया गया है। ऐसा नहीं है कि वायु जो है गर्म है या ठंडा है, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जैसे आयुर्वेद में भी कुछ ऐसी औषधियाँ हैं, इसका कोई ज़्यादा गुणधर्म नहीं है, लेकिन वो क्या बहुत ज़्यादा किसी के साथ मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो ऐसा ही बताया गया है अपना वायु के बारे में कि वायु जो है इसका कोई अपना स्वभाव नहीं, नेचर नहीं है कि ये गर्म है या ठंडा है, ये योगवाही है ना, आगे आ जाएगा। तो वायु का अपना कोई गुण नहीं है, जैसा मौसम होता है, यदि गर्म है तो गर्म हो जाएगा, ठंडा है तो ठंडा हो जाएगा। तो वायु क्या गर्म भी है ठंडा भी है। तो जैसे देखते होंगे जो ठंड प्रदेश है वहाँ ठंडी वायु बहती है, और जो गर्म प्रदेश है गर्म वायु बहती है, या फिर आप जिस भी प्रदेश में रहते हो तो वहाँ एक समय ठंड वायु बहती है, एक समय गर्म वायु बहती है। जैसे मैं पहले महेंद्रगढ़ में रहता था, हरियाणा प्रदेश में, तो वहाँ पे क्या है कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड वायु बहती थी, और गर्मियों में चैत बैसाख जेठ महीने में बहुत ज़्यादा मतलब उष्ण वायु बहती थी। तो हमें दोनों मार झेलनी पड़ती है वहाँ के लोगों को। तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या है कि वहाँ पे प्रकृति के विरुद्ध, मतलब कि प्रकृति के विरुद्ध तो नहीं, लेकिन वो जो लोग रहते हैं वहाँ के जो मूल निवासी है वो लोग है ना वर्षों से ढल गए हैं, लेकिन जो बाहर से जाते हैं उनको जो है एक समस्या नज़र आती है। तो यहाँ से आगे पढ़िए, शास्त्रों में उसे योगवाही कहा गया है। वृक्ष खर लघु गुण बड़े होने के कारण
सर्दियों में वात का शीत गुण शरीर को अधिक दर्द और कठोरता युक्त बना देता है। जैसे रूखी सूखी लकड़ी कठोर तथा दूसरी में चिकनाई लगा रहे हैं तो चिकनाई वाली लकड़ी फ्लेक्सिबल यानी लचीलापन होता है। हाँ जी, तो ये बताया जा रहा है कि शास्त्रों में योगवाही कहा गया है। तो हमारे आयुर्वेद के बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो योगवाही का काम करता है। जैसे आपने सुना होगा गुग्गुल, तो एक औषधि ऐसा है कि जिसका नाम है गुग्गुल। ये क्या है, एक पेड़ का गोंद है। भारत में भी होता है और इराक ईरान आदि देशों में ज़्यादा होता है। तो भारत के राजस्थान में भी होता है और भी कहीं भी होता है, जंगलों में भी होता है। तो ये गुग्गुल नाम का औषधि है और आपने बहुत सारा देखा हो, गुग्गुल धूप बत्ती, गुग्गुल ऐसे है ना, अगरबत्ती, इस प्रकार से गुग्गुल युक्त हवन सामग्री। तो ये गुग्गुल का एक औषधि है। तो ये क्या है कि जिस प्रकार से आपने सहजना का, मोरिंगा का गोंद देखा होगा, इसी प्रकार से गुग्गुल एक औषधि है, मतलब एक पेड़ का गोंद है। वो क्या है, गिरता है, इसके बाद इसके जब ये गोंद आता है तो नीचे गिर जाता है, इसमें कई सारे कंकड़ पत्थर लिपट जाते हैं, फिर इसको हम गुग्गुल को शुद्ध करते हैं, है ना। तो शुद्ध करने का प्रोसेस है, आगे औषधि निर्माण में आएगा। तो आपने सुना होगा कचनार गुग्गुल, योगराज गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल, सिंहनाथ गुग्गुल, त्रिफला गुग्गुलू, कैशोर गुग्गुलू, बहुत सारा गुग्गुलू कल्प है। तो ऐसा बताया गया गुग्गुलू क्या है, एक योगवाही है, जिसके साथ वे जाएगा उसका ताकत बढ़ाने का काम करेगा। इसी प्रकार से शास्त्रों में वायु को योगवाही कहा गया है, यानी कि जिसके साथ लगेगा योग। इसी प्रकार से एक पारा औषधि होती है, आयुर्वेद में पारा को भी शामिल किया गया है। पारा मरकरी, इसका भस्म आदि बनाकर शुद्ध आदि करके, बहुत लंबा प्रोसेस है, तो हम लोग नहीं करते। ये मेडिसिन आदि आता है कंपनियों की। प्लीज म्यूट करिए, संजीव दीक्षित जी को म्यूट करिए, प्लीज म्यूट करें आप। संजीव दीक्षित जी प्लीज म्यूट कर लें। हाँ, तो शास्त्रों में इस प्रकार से और भी औषधियां हैं, जैसे मरकरी हो गया। इसी प्रकार से शिलाजीत को भी योगवाही कहा गया है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन कल्प है, मैं आगे आने वाली कक्षाओं में चर्चा करूंगा कि जिसमें शिलाजीत नाम की औषधि डलती है, जैसे चंद्रप्रभा बट्टी, आरोग्यवर्धनी बट्टी, मधुनाशनी बट्टी, प्रभाकर बट्टी। तो इसमें क्या है कि शिलाजीत डलता है। तो क्यों डलता है, ताकत देने का काम करता है। जहां भी हमें ताकत देना है, जैसे हृदय को ताकत देना है, प्रभाकर बट्टी क्या करता है, तो हृदय को ताकत देने का काम करता है। तो जितने भी लोग हैं आयुर्वेद के प्रभाकर बट्टी यूज करते होंगे। तो क्यों, यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या है, शिलाजीत है, वो ताकत देने का काम कर रहा है हृदय को। आरोग्यवर्धनी बट्टी क्या है, तो वो भी क्या है, संपूर्ण शरीर को ताकत देता है, लेकिन विशेष रूप से जो है लीवर को और स्टेमिना बढ़ाता है। फिर इसके मधुनाशनी बट्टी, ये क्या है कि पैनक्रियाज आदि को ताकत देने का काम करता है, लीवर को ताकत देने का काम करता है, हर एक ऑर्गन को देता है वैसे तो, लेकिन फोकस बहुत सारे, जैसे जिस मेडिसिन कल्प में जो औषधियाँ हैं प्रमुख, उसके साथ मिलकर के उस अंग को ताकत दे देता है। जैसे चंद्र प्रभा बट्टी का नाम सुना होगा, तो चंद्र प्रभा बट्टी है, तो ये जो दिमाग को भी ताकत देता है। तो ये यहाँ पे शिलाजीत जो है किसके साथ है, तो अगर ब्राह्मी के साथ में है तो दिमाग बढ़ाने का काम करेगा, यदि कि गोखरू के साथ में है तो स्टेमिना बढ़ाने के साथ में करेगा, यदि विजयसार के साथ में है तो आपके क्या है कि जरावस्था में, यानी कि ये जो है रसायन का काम करेगा। यानी कि एक ही औषधि है, ये क्या है, जिस भी औषधि के साथ जा रहा है उसको ताकत बना देगा। और प्रभाकर बट्टी में क्या, अर्जुन के साथ में है तो क्या करेगा, हृदय को ताकत बना देगा। तो ज़बरदस्त है शिलाजीत, है ना, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि ये भी बताया गया है कि जैसे सूखी लकड़ी कठोर होता है तथा दूसरी में यदि चिकनाई लगा दिया तो वो चिकनाई वाली लकड़ी फ्लेक्सिबल यानी लचीलापन हो जाएगा। तो मतलब चिकनाई जहाँ भी आएगा तो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, बाकी जहाँ भी शीत गुण रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि ये जो है स्टिफनेस यानी कि हार्डनेस इसमें आएगा। और एक चीज़, ऐसा नहीं है कि चिकनाई आ जाने से केवल ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा। चिकनाई तभी आएगी, चिकनाई आएगी और यदि उस चिकनाई के साथ में उसमें हीट रहेगा, यानी कि शीत गुण नहीं रहेगी। यदि क्या है कि रोटी में यदि घी लगा दिया जाए, छोड़ दिया जाए तो रोटी भी कठोर हो जाएगा, लेकिन गर्म घी लगा दिया जाए या गर्म रोटी में घी लगा दिया जाए तो ही खाने में अच्छा है, और वो सुपाच्य है, पचने में हल्का है, और वो फ्लेक्सिबल भी है, जो खाएगा वो फ्लेक्सिबल होगा। तो आगे बढ़ें यहाँ से। या फिर आप देखते होंगे कि कोई भी चीज़ को जब हमें कुछ ऐसा मोड़ना होगा तो इसको गर्म करने से भी, ठीक है वो चिकनाई ना लगाएं, लेकिन गर्म करने से भी मुड़ता है ना। जैसे
जो घरों में नल आदि बनाने में जो इस्तेमाल होता है, तो ये सब है। तो अब यहाँ से पढ़िए, गुण के विपरीत चिकित्सा करना है। गुरुजी मैं पढ़ूं? आपकी आवाज, हाँ हाँ हाँ। जैसे नंबर 1, शरीर में लघुता बढ़ती है, गुरुता बढ़ानी है। नंबर 2, शरीर में शीतलता बढ़ी है तो उष्णता बढ़ानी है। नंबर 3, शरीर में रुक्षता बढ़ी है तो संदिग्धता बढ़ानी है। 3 पॉइंट यहाँ पे हमने कवर किया है। गुण के विपरीत चिकित्सा करनी है। क्या गुण बढ़ी है और इस गुण के विपरीत चिकित्सा क्या है? तो लघु के उल्टा होता है गुरु। अभी तो केवल बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं, पित्त के, इसके बाद तुरंत कफ के ऊपर फोकस करेंगे, है ना, यानी कि कफ के गुणों की चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले बात के कारण, बात के इन गुणों के बढ़ने का कारक क्या कहा गया, बहुत डिटेल से टॉपिक है इसमें, तो ये सब क्लास में अभी आने वाला है। तो गुण के विपरीत चिकित्सा करनी है। लघुता बढ़ी है तो गुरुता बढ़ानी है, शीतलता बढ़ी है तो उष्णता बढ़ानी है, और रुक्षता बढ़ी है तो सन्निग्धता बनानी है। प्रश्न जरूर रखिए आप सभी लोग। मैं बार बार कर रहा हूँ कि कुछ भी प्रश्न यहाँ पे चैट बॉक्स में आप जरूर डालिए। नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नया प्रश्न है या आपके कुछ अनुभव है, शेयर करते जाइए चैट बॉक्स में आप सभी लोग, है ना, तो जरूर लिखिए, है ना। तो आगे बढ़िए, बात के शीत गुण की चिकित्सा संक्षेप में यहाँ पे रखेंगे। पढ़ें सुरेंद्र जी। शरीर में बढ़े हुए शीत गुण को कम करने के लिए जठराग्नि के बल को अच्छा करके, दीपन, पाचन, अनुलोमन करके गर्मा गर्म और स्निग्ध चिकना भोजन कराएंगे। पंचकर्म में अभ्यंग, संवेदन और बस्ती देंगे। तो ये बताया जा रहा है कि शरीर में बढ़े हुए शीत गुण को कम करना है, तो कैसे करना है इसकी हम चिकित्सा को बताने वाले हैं। तो जब शरीर में शीत गुण जब बढ़ जाते हैं तो सर्वप्रथम हमें तो जठर अग्नि के बल को अच्छा करना है। इसके लिए मैं बार बार कर रहा हूँ, दीपन, पाचन, अनुलोमन, ये 3 शब्द है, वो हमेशा ध्यान रखना है। आगे हम दीपन पाचन को बहुत डिटेल से, बहुत सरल भाषा में सिलेबस में शामिल किया है। तो जठर अग्नि के बल को अच्छा करना यानी कि अपने पाचन तंत्र को बहुत अच्छा बनाना है, क्योंकि पहले दिन के सूत्र में मैंने बताया था दो चार बातें अग्नि के बारे में कि अग्नि रक्षितो रक्षिता शांति अग्नोमृते और रोगा सर्वयति अग्निमंदो। और एक सूत्र और मैं आज बता देता हूँ आपको, जीर्णे भोजनम आत्रेय, ये भी एक सूत्र है, जीर्णे भोजनम आत्रेय, कि भोजन जब जीर्ण हो जाए, यानी कि जीर्ण तभी होगा जब आपकी जठर अग्नि अच्छा हो। जीर्ण, और एक शब्द है आजीर्ण, आ लग गया यानी कि पचा नहीं, तो जीर्ण एक सूत्र है, जीर्णे भोजनम आत्रेय। आत्रेय ऋषि कहते हैं कि देखो एक ही बात याद रखना है आयुर्वेद में, जीर्णे भोजनम आत्रेय। आत्रेय ऋषि कहते हैं कि भोजन पच जाना चाहिए, यही सबसे बड़ी बात है ना, यानी कि पूरा आयुर्वेद का यही सारे के भोजन पचना चाहिए, है ना। भोजन पचेगा, बहुत चीज़ें होने वाली है, बाकी और भी चीज़ें हैं, है ना, अपना मानसिक आदि भी दोष कहे गए हैं, उस पर ऊपर भी प्रकृति भी बताया गया है। तो बात के शीत गुण की चिकित्सा में बताया गया दीपन, पाचन, अनुलोमन अच्छा करना है, और गर्मा गर्म चिकना, ये है आयुर्वेद की परिभाषा में कि बात में क्या है, शीत गुण बढ़ा है ना, तो गर्मा गर्म चिकना। देखिए 2 बातें याद रखना है, क्योंकि बात के गुण के कारण, बात के भी गुण है, शीत गुण जो है बात का भी है और शीत गुण कफ का भी है, तो दोनों का गुण है शीत। लेकिन बात के शीत गुण की चिकित्सा अलग है और कफ के शीत गुण की चिकित्सा अलग है, ठीक है। तो क्योंकि कफ के शीत गुण की चिकित्सा में जानेंगे, यह कारण समझिए क्या है कि वहाँ पे रुक्षता नहीं है, लेकिन बात के शीत गुण में रुक्षता रहेगी, तो यहाँ पे जो है गर्मा गर्म चिकना, जबकि कफ के शीत गुण में केवल गर्मा गर्म, ठीक है, गर्मा गर्म, और हो सके तो रुक्षता दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये चलेगा भी, नहीं तो हम सिंपल रखेंगे अपना उष्णता। तो यहाँ पे बात के शीत गुण की चिकित्सा है गर्मा गर्म चिकना अपना ऐसे रखना है, और भोजन करना है, और साथ में जो भी भोजन कर रहे हैं वो गरम होनी चाहिए, स्निग्ध होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे फिर से घी तेल का वर्णन है कि आपको सेवन करनी चाहिए, लगानी भी चाहिए, पूरे शरीर में अभ्यंग भी होनी चाहिए, और इसके बाद गर्मा गर्म भोजन कराएंगे। और बाकी पंचकर्म जो करना चाहते हैं, यानी कि कुछ एक्सटर्नल अप्लाई अपने शरीर पे करना चाहते हैं, तो फिर यही है कि अभ्यंग करें, संपूर्ण शरीर का मालिश करना चाहिए गर्मा गर्म तेल से,
है ना। जितने भी क्या है कि आपके समर्थ अनुसार, समय अनुसार आपके समय है, वो पूरे शरीर की मालिश करें। विशेष रूप से 3 पॉइंट है, कान है, सिर है और पैर के तलवा है। कान है, मैं फिर से बता रहा हूँ, कान है, ये कान है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्षेत्र है शरीर का, है ना। यहीं मैं बहुत सारी चीज़ें हैं कान में। तो एक ऑरिकुलर थेरेपी के मुताबिक जो है कान में सब कुछ है ना। और अपने जो है मल्टी थेरेपिस्ट डॉक्टर सेवाराम जी जुड़े हुए हैं, तो ये तो सभी जानते हैं ऑरिकुलर थेरेपी के बारे में, आप सभी को बताएंगे भी। तो कान की मालिश इसलिए भागवत ऋषि ने कहा था कि 3 स्थान पे मालिश प्रतिदिन करना चाहिए। समय ठीक नहीं, आपके पास समय नहीं है, लेकिन 3 स्थान पे मालिश डेली करना चाहिए सभी को, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी को 3 स्थान पे मालिश करना चाहिए। नहीं है तो कम से कम थोड़ा सा तेल लगा कर कान का ही मालिश कर लो, काम हो गया। ठीक है, आप पैर के तलवा की मालिश नहीं कर सकते हैं, सिर की मालिश नहीं कर सकते हैं, कान की मालिश कर सकते हैं क्या 2 मिनट? बिल्कुल, अपना जो है थोड़ा सा तेल लिए और कान में लगाएं। इस प्रकार से जो है 2, 4, 5 मिनट सुबह शाम दोपहर करिए, पूरे शरीर में जो है स्टेमिना और पूरा ताकत बना रहेगा, है ना। तो भागवत ने तो कहा है कि अभ्यंगम आचर्य नित्यम। इसके बाद अगला सूत्र लिखते हैं, शिरः श्रवण पादेषु। देखिए गहराई है भागवत के सूत्रों में। शिरः माने सिर, श्रवण यानी कि कान, पादेषु पैर के तलवा। तो इसलिए मैं अब तक जो है अष्टांग हृदयम पे मैं काउंटिंग तो नहीं किया हूँ, लेकिन मैं 2022 से, जैसे कि अपने ग्रुप अष्टांग हृदयम क्लास चल रहा था, इससे पहले से भी मैं अष्टांग हृदयम के एक एक सूत्रों को सरल से सरल शब्दों में समाज को पहुँचाने को, देने को, मतलब क्या है कि मैंने काम कर रहा हूँ। इस दौरान हमने लगभग 300 से लेकर के 400 होंगे शॉर्ट वीडियो, जिसमें हमने एक एक सूत्र को जो है मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में, कि भागवत ऋषि क्या कहें और इनको कैसे समझें अभी के समय में। जैसे कि हमने अभी ये सूत्र के माध्यम से बताया कि ऑरिकुलर थेरेपी जो है अष्टांग हृदय में वर्णन है। कैसे है कि भागवत ऋषि कह रहे हैं शिरा श्रवण पादेषु। क्यों कान की कह रहे हैं? नाक की क्यों नहीं कह दिया कि नाक की मालिश करो, या फिर क्यों नहीं कह दिया कि अपना जो है यहाँ पे हाथ की मालिश करो? ये कान का क्यों कह रहे हैं? शिरा श्रवण पादेषु। रिफ्लेक्सोलॉजी ये भी आप जानते होंगे, जो साथी जुड़े हुए होंगे एक्यूप्रेशर आदि से। तो पैर के तलवों में कुछ पॉइंट होते हैं, हाथ में भी कुछ पॉइंट होते हैं, और कान में भी होते हैं, और सिर में भी होते हैं। तो ये इस प्रकार से है। तो आयुर्वेद में अभ्यंग नाम की कोई चीज़ है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा महत्व है। और सिर की मालिश, कान की मालिश और पैर की। तो आप सभी लोग चिकित्सक जुड़े हुए हैं, और सभी लोग जो भी जुड़े हुए हैं यहाँ पे आयुर्वेद के प्रेमी, तो सभी से निवेदन है कान की मालिश करें और बच्चों को कराएं, है ना। कान की मालिश करें और कराएं, है ना। पहले के शिक्षक जो है अपने स्टूडेंट को कान क्यों पकड़ाते थे? दिमाग तेज होगा, कान जब क्या है कि पकड़ेंगे ना, दिमाग तेज होगा, क्योंकि ये सब पॉइंट एक्टिवेट होगा, है ना। यहाँ पे मर्म भी है ना, विधुर मर्म है, और इसी प्रकार से बहुत सारे ऑरिकुलर थेरेपी का पॉइंट्स हैं, है ना। इस प्रकार से चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो भी साथी अगर नए जुड़े हुए हैं, तो एक बार फिर से मैं विनती करना चाहता हूँ। अभी 42 मेंबर जुड़े हुए हैं अभी इस ऑनलाइन क्लास में। तो क्या है कि जो भी साथी अगर ये इस रिकॉर्डिंग को ऑनलाइन सुन रहे हैं या फिर पहली बार क्लास में आए, तो प्लीज़ व्हाट्सअप करके ये टॉपिक, ये PDF, ये सिलेबस मंगा लें, ठीक है जी। तो ताकि जो है अपना अध्ययन, आपका अध्ययन चलता रहे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो पंचकर्म में अभ्यंग करना है, स्वेदन करना है। स्वेदन आपको ये सब देखिए, स्वेदन मतलब होता है स्टीम बाथ। वैसे अगर मालिश करके स्टीम बाथ नहीं कर सकते हैं या फिर नहीं व्यवस्था है, तो बस गर्म पानी से पूरे शरीर को धो सकते हैं, या फिर कई तरीका हो सकते हैं, जैसे गर्म धूप में भी बैठ सकते हैं, ये तो और उत्तम है। लेकिन वर्षा ऋतु में कहाँ पॉसिबल है, इस कारण से ये स्टीम थेरेपी लेना बहुत ज़रूरी है। या फिर आपको गर्म पानी से सेकाइए, स्नान करनी चाहिए, सिर पे नहीं डालना है, बाकी पूरे शरीर पे डालना है। तो बस ये है। तो अब तक जो है और बस्ती देंगे। बस्ती क्या है? तो ए टाइप ऑफ एनीमा, ठीक है। बट आयुर्वेद में ऐसा पानी वाला एनीमा नहीं कहा गया है। मेडिकेटेड ऑयल, मेडिकेटेड काढ़ा, कभी भी जो है ऐसा नहीं पानी है, पानी में हमने शहद मिलाया, या फिर हमने नींबू मिलाया, या फिर हमने गोमूत्र मिलाया और एनस के थ्रू हमने डाल दिया, ये नहीं है। बस्ती मतलब एनीमा समझिए। लेकिन ये जो है बस्ती आयुर्वेद में जो बताया गया है, रोग के अनुसार से जो है अलग अलग होगा, मेडिकेटेड रहेगा, हमेशा मेडिकेटेड रहेगा, पानी नहीं रहेगा, सिंगल पानी नहीं रहेगा, ये कुछ भी सिंगल नहीं रहेगा, इसमें 2, 4, 5 चीज़ें, 10 चीज़ें रहेगा, है ना। तो कोई भी तेल की बस्ती दे सकते हैं।
इसकी मात्रा जो है हम लोग अभी जो है 40 ml से लेकर के 600 ml 700 ml तक की मात्रा रहती है। छोटी बस्ती और बड़ी बस्ती करके 2 चीज़ें होती है इसमें। तो आगे डिटेल से, बहुत ही सरल है पंचकर्म, बहुत ही सरल। आप लोगों ने इनमें आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पंचगव्य किया होगा। तो बहुत सरल, जिस प्रकार से पंचगव्य सरल है इसी प्रकार से पंचकर्म भी बहुत सरल है। तो ये आगे सिलेबस में है। इसी प्रकार से पंचभौतिक भी बहुत सरल है। तो सब कुछ जो है इस जो है ऑनलाइन क्लास में 6 महीने की क्लास में होने वाला है। तो आप सभी लोग जो है बस है ना अपना क्लास कंटिन्यू लगाते रहिए। आप सभी को लगातार जो है क्लास, ऑनलाइन क्लास चलता रहेगा, PDF मिलता रहेगा, सिलेबस मिलता रहेगा, रिकॉर्डिंग भी मिलता रहेगा। तो आगे बढ़िए। बात का चौथा गुण थोड़ा पढ़ लेते हैं। यस, गुण का अभिप्राय खुरदरा होता है। यह शरीर में खुरदरापन पैदा करता है। स्पर्श और देखने में दुख स्पर्शी होता है। यह शारीरिक क्रियाओं की समयावस्था में रुकावट पैदा करता है। यह जठराग्नि को कमजोर करता है। यह अपान वायु तथा मल मूत्र में रुकावट पैदा करता है। यह पुरुष में शुक्र धातु का विनाश करता है। तो अब आ गया खरगुण। देखिए पहले भी हमने चर्चा कर लिया है खरगुण के बारे में, रुक्ष गुण के बारे में किया है। तो बस रुक्ष गुण मतलब होता है शरीर पे, यानी कि जहाँ भी पूरे संपूर्ण शरीर में या कोई विशेष स्थान में भी हो सकता है। जैसे किसी को सिर में ही केवल रुक्षता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि इस प्रकार से काम कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्क करते होंगे, ये ज़्यादा सोचते होंगे, ज़्यादा चिंता करते होंगे, तो उनके जो है डैंड्रफ हो जाता है ना। तो इस प्रकार से भी होता है। कईयों को क्या होता है कि केवल पीठ पीछे होता है, कईयों का केवल पेट में रुक्षता, कईयों का केवल पैर में, जंघाओं में रुक्षता आती है। तो रुक्षता यानी कि ड्राइनेस, और खर मतलब होता है रफनेस, यानी कि पहले तो सूखेगा, इसके बाद जो है दरारें सब पड़ जाएगा, यानी कि फट जाएगा वो रफनेस। प्लीज म्यूट कर लीजिए जिनका भी। राम विशाल दुबे जी प्लीज म्यूट योर माइक। यस, तो आगे बढ़े। हाँ, बात का जो खरगुण है क्या है? कुछ नहीं है। रुक्षता जब बढ़ती है तो आगे जो है खरता आती है। तो जो गुण माने रुक्ष गुण जो किया धातुओं में जाकर के, मलों में जाकर के, वही काम खरगुण करेगा। बस ये और ज़्यादा मतलब कि नुकसान करेगा। पहले रुक्षता आएगी फिर खरता आएगी। ऐसा नहीं कि पहले आपका हाथ फटेगा यानी कि स्किन फटेगा, इसके बाद फिर से जो है आपका ड्राई होगा, नहीं, पहले ड्राइनेस आएगी फिर रफनेस आएगा। ठीक है जी, तो ये भी है। तो इस प्रकार से इस कारण से ये बताया जा रहा है कि आपका जो है जैसे ही ड्राइनेस उत्पन्न हुआ इसको ख़त्म कर दें, नहीं तो रुक्षता आ जाएगी तो नुकसान ज़्यादा होगा शरीर का, है ना। तो ये है। तो जो भी काम यानी कि रोग बीमारी बात का रुक्ष गुण किया था, वही बीमारी जो है खरगुण करने वाला है। इसको हम रिपीट भी कर सकते हैं, इसलिए हम ज़्यादा रिपीट अपने सिलेबस को। आवाज आ रहा है सर? यस यस, माइक किसी का आवाज आ रहा है? प्लीज म्यूट योर माइक। यस, सुधीर गुप्ता जी आप ध्यान दीजिए। हाँ, राम विशाल दुबे जी प्लीज म्यूट कर लीजिए माइक अपने, नहीं तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, यह जो है बात का रुक्ष गुण पुरुष के शुक्र धातु का भी विनाश कर देता है। ये तो जैसा रुक्ष गुण किया ऐसा ही ये खर गुण भी करेगा। तो प्लीज म्यूट योर माइक राम विशाल दुबे जी। क्लास में जुड़ करके इस प्रकार से नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे पढ़ें यहाँ से, बात के खरगुण की चिकित्सा। वात के खरगुण की चिकित्सा। यहाँ पर वात का उस गुण वाला चिकित्सा लागू होगा। सुंठी बलादी बस बस यहाँ तक, बस बस ठीक है ठीक है ठीक है, आप यहीं तक पढ़ें, मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़ा सा राम ठीक है ठीक विशाल जी को कीजिए ना। हाँ हाँ, इनको मैं म्यूट कर देता हूँ। क्या है ना कि जो ऑर्गेनाइजर है सुधीर गुप्ता जी अभी लेफ्ट हुए हैं किसी कारण से, इनको रिमूव कर देता हूँ मैं। यस,
इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी काम करें 100% मन लगा करने चाहिए। जैसे कि अगर ऐसा रहता तो ये फोकस इनका जो है पढ़ाई पे रहता, लेकिन ये जो है क्लास में जुड़ के कहीं भी अपना काम में लगे हुए हैं। ठीक है, इनको कहते हैं वो म्यूट हो जाए। हाँ 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 ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना, ये म्यूट हो जाएंगे बस, है ना। तो देखिए, बात का रुक्ष गुण की चिकित्सा ये बताया जा रहा है, सॉरी, बात का जो खर गुण है ना, यहाँ पे बात का रुक्ष गुण को जो चिकित्सा हमने दिया था वही खर गुण की चिकित्सा होगा, क्योंकि रुक्ष गुण ज़्यादा कुछ अलग नहीं है खर गुण से, बस उसका अगला स्टेज है ना, अगला स्टेज है खर गुण। तो इस प्रकार से यहाँ पे बात का जो रुक्ष गुण था वही खर गुण उसकी चिकित्सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नोट में ये बताया जा रहा है कि जो शुंठी बलादी कषाय है, तो शुंठी तो आप समझ रहे होंगे आप सभी लोग, शुंठी मतलब होता है सोठ। तो जो कुछ ऐसी औषधियाँ होती है आयुर्वेद में, जैसे कषाय, 6 प्रकार के रस होते हैं ना आयुर्वेद में, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय, आगे एक्सप्लेन करेंगे, सिलेबस में है अपना। तो जो कषाय औषधियाँ हैं, कषाय यानी कि जो बीटर है, सॉरी, ये जो कषाय, हाँ, जो कषाय है यानी कि जो कड़वा कसैला है, ऐसी औषधियाँ क्या करता है, बात के रुक्षता बढ़ा देता है, खरता बढ़ा देता है, शरीर में क्या करता है, रुक्षता और खरता, ड्राइनेस और रफनेस बढ़ा देता है। इसलिए उनको ये बताया, सुझाव दिया जाता है कि आप कषाय चीज़ों का, यानी कि जिससे क्या है कि बात का रुक्ष गुण बढ़े, ड्राइनेस बढ़े, तो उसका सेवन ना करें। तो ये शुंठी बलायदी एक औषधि होता है ना, क्लासिकल मेडिसिन है, तो उसका सेवन के लिए यहाँ पे मना किया गया है, यानी कि ऐसी कषाय औषधियाँ जो कसैली है इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिससे बात का गुण और खर गुण बढ़ जाए। तो ये बताया गया है। साथ ही रुक्ष बढ़ाने वाली औषधियाँ ना देना है। इनमें बताया गया, इसमें 10 मूलारिष्ट और देसी गाय के दूध में सौंठ और घी मिला करके दे सकते हैं। तो 10 मूलारिष्ट आयुर्वेद की क्लासिकल मेडिसिन है, वो उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। और देसी गाय का घी, है ना, गाय के दूध में घी, ये सभी क्या करने वाला है, बात का रुक्ष गुण खत्म करने वाला है, खरगुण खत्म करने वाला है। और गरम गरम देंगे तो रुक्षता खरता दूर होगा, शीत गुण भी ठीक होगा। और सौंठ और घी, तो सौंठ भी वो बहुत ज़्यादा अधिक क्या है कि कषाय के रूप में लेंगे तो हमें रुक्षता उत्पन्न करेगा, और यदि जब हम इसे घी के कॉम्बिनेशन के साथ में लेंगे तो हमारे शरीर को संदिग्धता देगा, और बात के रुक्ष गुण, खर गुण, शीत गुण, यानी कि लगभग तमाम गुण जो है बात का ठीक होगा। तो ये है आज का जो है ये। और देख सकते हैं हमारे, फिर से मैं हर बार जो है इसलिए स्क्रीन पे जो है या फिर अपने सिलेबस में ये सारे जो है फ़ोटो ऐड करने का यही है तात्पर्य, प्रचार करने का तात्पर्य नहीं है, यहाँ पे बताने का तात्पर्य है कि किस प्रकार से आपको जो है समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है, अभ्यंग हो रहा है, स्वेदन हो रहा है। तो यहाँ पर फिर से मैं बता रहा हूँ, बात के खर गुण की चिकित्सा में यही करेंगे कि अभ्यंग करेंगे, स्वेदन करेंगे और बस्ती देंगे, ये सब होगा, है ना। तो हमें लगता है कि समय भी होने वाला है, और अपना राइट टाइम से, चूँकि हमने क्लास शुरू किया था, तो अब क्लास की जो है चूँकि थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है आज क्लास, तो इस कारण से कोई बात नहीं। तो आप जो है कोई प्रश्न है तो प्रश्न रखेंगे, कोई सवाल है तो रखें चैट बॉक्स में या फिर सीधा रखें, है ना। कल से हम आगे पढ़ेंगे बात का 5वां गुण, सूक्ष्म गुण। आप ये ना समझें कि आपने रुक्ष गुण के बहुत ज़्यादा डिटेल बताए थे, इसी प्रकार से बताएं। आप बस समझिए कि ऐसा है कि जो रुक्ष गुण करता है वही खर गुण करता है। ठीक है गुरु जी, कल पढ़ने में मुझे मौका देंगे? अच्छा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल देंगे। क्या है कि आपकी वॉइस भी थोड़ा लो है ना, और ठीक है, जो लाउडली पढ़ते हैं उनको मैं मौका जल्दी देता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं ज़रूर दूंगा मौका आपको आगे। कल जो है ना, कल बात का 5वां गुण रहेगा। और एक बात फिर मैं बता देता हूँ कि क्या है कि ये सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक रहेगा। सैटरडे और संडे को हम लोग ऑफ रखेंगे क्लास को, और इसके बाद जो है 2 दिन हम लोग ऑफ रखने वाले हैं। ठीक है, तो कोई प्रश्न है तो रखिए, है ना। बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, अभी जो है 47 मेंबर हो चुके हैं अभी जुड़े हुए क्लास में। गौतम जैन जी, डॉक्टर सुवर्ण विजय नवल पाटिल जी, अश्विनी कुमार जी, अनिल देशवा जी जी, प्रश्न रखिए आप सभी। मोटापे के बारे में बात करोगे ना? मोटापे के बारे में, मोटापे के बारे में प्रश्न चैट बॉक्स में लिखा है सर। हाँ हाँ हाँ,
तो मोटापे के बारे में टॉपिक है ना, आगे देखिए ना, मोटापे किस गुण के कारण बढ़ा है। तो जब हम कफ के गुणों की चर्चा करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, है ना, कि किस गुण के कारण बढ़ा है, और इसका हम ट्रीटमेंट बता देंगे। यस, अभी कब बात का चला है तो इस टॉपिक से रिलेटेड अच्छा रहेगा प्रश्न करना। देखता हूँ चैट बॉक्स में किन्होंने अपना जो है प्रश्न किया है। या गौतम जैन जी का प्रश्न आ गया है कि लघुता नाड़ी में कैसे देखें। और अगला प्रश्न है कि गुरुदेव, वायु का शीत गुण, रुक्ष गुण और लघु गुण के बिना भी बढ़ेगा। शंभुनाथ सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या गुरुदेव, वायु का शीत गुण, रुक्ष गुण और लघु गुण के भी बिना बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा, रुक्षता और खरता के बिना भी, लघुता के बिना भी बढ़ेगा। वायु का शीत गुण बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, है ना। कई कारण हो सकते हैं, बाह्य कारण भी हो सकते हैं, है ना, और आंतरिक कारण भी हो सकते हैं। तो वायु का शीत गुण बढ़ सकता है ना, सभी में बढ़ सकता है, वात में भी बढ़ सकता है और कफ में भी बढ़ सकता है शीत गुण। तो यहाँ पे रुक्षता और खरता देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शीत गुण जो है वात का भी है और कफ का भी है। और लघुता नाड़ी में कैसे देखें। यस, लघुता नाड़ी में कैसे देखें, बहुत बड़ा प्रश्न आपने कर दिया। और कोई बात नहीं, बहुत ही देखिए, नाड़ी का विषय तो क्या है कि ऐसा है कि ये तो प्रैक्टिस करने पे आपको पता चलेगा, है ना। प्रैक्टिस करेंगे, आप यहाँ पे गुण के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बाद आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि नाड़ी, सभी रोगी में नाड़ी देखना शुरू करेंगे, तो क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि लघुता कैसे होते। लघुता यानी कि हल्कापन, है ना। तो इस प्रकार से कमजोर क्या है कि नाड़ी भी जब धीमे गति चलता है, लघुता आती है ना, तो नाड़ी स्पष्ट पता चलता है ना, लघुता। और वैसे तो क्या है कि लघुता आदि देखनी हो तो वैसे भी देखा जा सकता है बॉडी स्ट्रक्चर में, है ना, कि हाँ इसके शरीर में लघुता है ना। बहुत सारे, और किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए, क्योंकि आज बहुत कम प्रश्न आ रहे हैं। लघुता में नाड़ी तीव्र गति से चले। यस, आप सभी लोग का प्रश्न है कुछ तो रखिए, टॉपिक से रिलेटेड, आज के टॉपिक से रिलेटेड। हाँ जी, तो ऐसा है कि नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण जो है, इस कारण से आज का जो है ना टॉपिक आज हम जल्दी ही समापन कर देंगे, क्योंकि जो सुधीर गुप्ता जी हैं उनको कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया, इस कारण से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। और साथ में इस कारण से जो है क्लास डिस्टर्ब हुआ है। राम विशाल दुबे जी, आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपके कारण जो है क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, है ना। सभी साथियों को ये ध्यान रखनी चाहिए। और कोई प्रश्न है तो रख लीजिए आप सभी लोग, क्योंकि आप जल्द ही समाप्त कर देंगे, क्लास का समापन कर देंगे। अश्विनी कुमार जी, आपका कोई प्रश्न है? आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, है ना, और हमें लगता है कि आप लोग दोबारा भी जो है सुनते होंगे इस लेक्चर को, यानी कि टॉपिक को, क्योंकि आप सभी को जो वीडियो मिल जाता है 10 बजे रात्रि को ही। गुरुजी नमस्कार। नमस्ते जी। आज की स्लाइड में था, आपने बताया गुण के विपरीत चिकित्सा करना है। गुण के तो इसमें 3 पॉइंट आपने बताए थे कि लघुता बढ़ी है तो गुरुता भी बढ़ानी है, तो उसका उपचार हो जाएगा। शीतलता अगर बढ़ी है तो फिर उष्णता बढ़ानी है, और रुक्षता अगर बढ़ी है, रूखापन है, तो वहां पे हमें चिकनाई यानी संदिग्धता को बढ़ाना है। तो इनका थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दे, वैसे तो काफी क्लियर हो गया है। हाँ, ठीक है। कोई उदाहरण के साथ अगर आप। हाँ, यस। तो शरीर में लघुता बढ़ी है तो लघु गुण को तो हमने देख ही लिया है कि बात का लघु गुण क्या क्या कर रहा है शरीर में, है ना। काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करता है बात का लघु गुण। और कई बार 2 चीज़ होता है, कई बार क्या है कि सब प्रथम रुक्षता आती है, फिर धीरे धीरे लघुता आती है। और कईयों को ऐसा होता है कि इसकी प्रकृति के अनुसार उसका जन्मजात भी हो सकता है, लघुता शरीर में रहती है, फिर रुक्षता आ जाती है शरीर में, ऐसा भी है। तो सर्वप्रथम जो है, अभी हम ऐसे नहीं चलेंगे। सर्वप्रथम जैसे हमें मिला है कि रुक्षता आती है, इसके बाद लघुता जब शरीर में बढ़ती है, तो इसकी चिकित्सा में क्या है, गुरुता बढ़ानी है। तो ये गुरुता जो गुण है,
वो हमने ऊपर क्लियर कर दिया था पहले ही। तो सर्वप्रथम इतनी सारे बातों को ना याद करके सर्वप्रथम फोकस करें, इसको रटने की चीज़ नहीं है आयुर्वेद को। तो सर्वप्रथम सबसे पहले बात के गुण को समझें। बात यानी कि वायु समझिए, वो हमेशा हल्का रहेगा, लाइट रहेगा, और ड्राई यानी कि रुखता रहेगा। कोल्ड यानी कि गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है। वैसे बात का जो गुण है शीत गुण ही है। और इसके बाद जो है खर और यानी कि रफनेस हो ही गया। सूक्ष्म यानी कि माइक्रो, वायु यानी कि सब जगह वायु प्रवेश है ना, हर जगह वायु है ऐसा जो है। और डायनेमिक यानी कि चल, इसमें ये डायनेमिक होता है, इसमें चल गुण रहता है। तो इस प्रकार से है। तो और भी 2 गुण जो मैंने बताया आपको, हार्ड और ये क्लियरनेस। तो इस प्रकार से जो गुण है, इसी प्रकार से पित्त के अभी तो देखना है तो देख लीजिए। पित्त के अभी गुण से कोई रिलेटेड नहीं है इस प्रश्न का उत्तर में। लेकिन जो बात का गुण है इसी के उल्टा देखिए कफ का गुण है। जैसे बात का गुण है रुक्ष, तो कफ का गुण है स्निग्ध। तो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? तो इस प्रकार से ये अपना ट्रीटमेंट में है, यही है कि अगर बात बढ़ा है तो हमें कफ बढ़ाना है। इस प्रकार से हम रखते हैं ताकि जो बात का अपने आप समन हो जाएगा। तो बात का रुक्ष गुण बढ़ा है तो हम यहाँ पे कफ के स्निग्ध गुण बढ़ाने की कोशिश करेंगे, है ना। बात का यहाँ पे लघु गुण बढ़ा है तो यहाँ पे हम बात का हैवी गुण बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे चिकित्सा हमारा सफल हो पाए। तो सुधीर जी जुड़ चुके हैं। सुधीर जी सभी साथियों को म्यूट कर दीजिए। हमें लगता है देखिए राम विशाल दुबे जी ये काफ़ी समय से अनम्यूट हैं, इनको म्यूट करिए या फिर रिमूव करिए इनको सर्वप्रथम, यानी ये क्लास में नहीं जुड़े हुए हैं। यस, इसको रिमूव कर दीजिए राम विशाल दुबे जी को। तो ये है, तो इस प्रकार से ये पॉइंट लिखा गया था कि जो है गुण के विपरीत चिकित्सा करनी है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है, ये समझ गए होंगे हमें लगता है। जैसे कि पहला गुण हमने बताया कि लघुता है तो हमें जो है यहाँ पे गुरुता बढ़ानी है। शीतलता है तो उष्णता बढ़ाना है। शीतलता गुण है बात का और शीतलता गुण है कफ का, दोनों का है। तो यहाँ पे उष्णता बढ़ानी है और उष्णता गुण है पित्त का, ठीक है। और शरीर में रुक्षता बढ़ी है जो ये भी बात का ही गुण है। और तो हमें स्निग्धता बढ़ानी है, यानी कि ये कफ का गुण है, इसको हमें बढ़ाना है। सिंपल है। तो आज के हम टॉपिक यहीं पे रखते हैं। आप कोई भी साथी का कोई भी प्रश्न छोटा सा रख लीजिए, फिर आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। गुरु जी ये आचार्य जी, हेलो Yes. गुरु जी ये आपने जो बताया मालिश करने के बाद स्वेदन करना है, फैसिलिटी नहीं है तो उसके लिए मतलब कैसे उसको सिकाई वगैरह कैसे करेंगे? आपने एक तो बताया धूप में सिकाई पर बारिश में नहीं हो सकती। हाँ, बारिश में घर नहीं में हो ही सकता मतलब है। और क्या कर सकते यस, तो इसके लिए अपने घर पे क्या है कि एक गर्म पानी करिए और गर्म पानी में नमक मिलाइए, और नमक ना मिला सकते हैं तो औषधि मिलाइए, और औषधि और नमक दोनों मिला सकते हैं तो दोनों मिलाइए, है ना। इससे क्या है कि अच्छा रहेगा। औषधि में क्या मिला सकते हैं, तो एक दशमूल नाम की औषधि है, पतंजलि की भी आती है और भी बहुत सारे कम चीज़ें हैं। तो एक जड़ी बूटी फॉर्म में जो दशमूल है उसको लेकर के 10 ग्राम 5 ग्राम लेकर के उसको जो है काढ़ा बना करके, और इसके बाद जो है अगर बहुत ज़्यादा करना है तो स्नान ही कर लीजिए, या फिर कुछ नहीं तो अपने जो है 1 लीटर 2 लीटर पानी उबाल करिए और इसमें कपड़े, सूती कपड़े भिगो करके इसके बाद निचोड़ करके पूरे शरीर के इस प्रकार से तेल को हटा लेना है। इससे क्या है, बात के शीत गुण से बच जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, बाद में बात का शीत गुण बढ़ने से अकड़न जकड़न स्टिफनेस होगा, बहुत ज़्यादा पैर अकड़ जाएंगे। और ऐसे पेशेंट भी देखें जो चल नहीं पाते हैं, इसके कारण स्टिफनेस ऐसा आ जाता है धीरे धीरे। अगर कंटिन्यू कोई व्यक्ति यदि अभ्यंग करके मालिश करके छोड़ देता है तो इसके बाद जो है एक समय में उनका घुटना तक जाम हो जाता है, नहीं चल पाते हैं पेशेंट, ऐसा है। तो ये सब है। और कोई प्रश्न है तो रखिए। आचार्य जी एक सवाल था, आप कर सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि सिर, फिर कान और तलवा, इन तीनों के लिए हर दिन मालिश करना है। यस। तो इससे जुड़े सवाल थे कि तेल कौन सा यूज करें, एक सवाल। यस। दूसरा सवाल है कि ये ऋतु के अनुसार इसमें कोई तेल में बदलाव किया जाता है। और तीसरा सवाल, ये किस समय करना चाहिए, सुबह दोपहर शाम? और वो भी करना है तो शाम में करना है तो खाने से पहले या खाने से बाद, और सवेरे करना है तो स्नान करने से पहले या स्नान, इसके कोई मतलब क्या है, शास्त्रोक्त क्या है? हाँ हाँ, ठीक है। इसमें कान की मालिश के बारे में वर्णन आ गया।
तो हम अपना मतलब आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से बताते हैं। फिर इसके बाद डॉक्टर सेवाराम जी आप ऑरिकुलर थेरेपी के दृष्टिकोण से बताने की आपको बताना है, तो इसके बाद आपको बताना है। तो मैं बताता हूँ। ऐसे तो बताया गया है कि मालिश कर्ण का, वैसे शिरस्त्रवण पादेशु जो सूत्र है अष्टांग हृदयम दूसरा अध्याय में दिनचर्या नामक अध्याय में है, तो इसमें बताया गया है शिरस्त्रवण पादेशु अभ्यंगमा चरे नित्य, मैंने प्रतिदिन मालिश करो। तो कब करना चाहिए? तो आप मतलब कि सुबह जो है स्नान से पहले करना चाहिए, है ना। बाद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर संपूर्ण शरीर का करना है तो वो मतलब क्या है कि आप स्नान आदि से पहले, फ्रेश आदि होने के बाद, इस प्रकार से बताया गया है। तो आप तो वैसे तो कभी भी कर सकते हैं। और बाकी रह गया कि यदि क्या है कि टाइम नहीं मिला, वैसे तो ज़्यादा समय नहीं करना है, मात्र 2 से 3 मिनट 4 मिनट काफ़ी है। तो इस प्रकार से तो अब जो है कौन सा तेल से करना है, कौन सा तेल से करना है ना, कौन सा तेल से करना है? तो इसका उत्तर है कि ऋतु के अनुसार बदल सकते हैं क्या, तो बदल भी सकते हैं, और नहीं भी बदलेंगे तो कोई ज़्यादा खास परिवर्तन मतलब कुछ होने वाला नहीं है। वैसे एक जो तेल है तिल का तेल, तो सेसम ऑयल, वो सभी ऋतुओं में प्रयोग किया जा सकता है, ग्रीष्म ऋतु में भी और हेमंत आदि शिशिर ऋतु, सभी ऋतुओं में किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ लगना नहीं है, बस 2 से 4-5 बूंद लगना है कान में, इस प्रकार से। और इस कारण से बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बदल सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कभी प्रसारणी तेल, है ना, और कभी जो है इसमें अश्वगंधा तेल, या फिर कभी महारासनादि तेल भी कर सकते हैं। अगर दर्द आदि है, कहीं भी शरीर में दर्द रहता है, तो कुछ ऐसा मेडिकेटेड तेल ही लेना चाहिए, है ना, जैसे प्रसारणी आदि तेलम, है ना। महाराज जी कान में बादाम का तेल गर्मियों में देखिए, हम डालने के उद्देश्य से नहीं बता रहे, हम तो बस केवल मालिश करना है कान का, है ना। अच्छा, कान की मालिश करना है, मालिश करना है। डालने की बात यहाँ पे नहीं हो रही है कि कान में आपको प्रतिदिन डालना है, इसकी बात नहीं है। यहाँ पे है कि कान की मसाज करना है, कान की मालिश करना है। तो डॉक्टर सेवाराम जी आप जुड़े हुए हैं, तो आप इसका उत्तर दे दीजिए ऑरिकुलर थेरेपी के मुताबिक। जी, सभी लोगों को प्रणाम। और जैसा कि भाई जी ने बताया कि जो है मालिश करना है सुबह टाइम में, तो सबसे अच्छा टाइम तो सुबह का है। अगर टाइम ना मिले तो किसी भी टाइम एरिकुलर थेरेपी के अनुसार किसी भी टाइम किया जा सकता है। आप तेल ना लगाइए, पाउडर ना लगाइए, कुछ भी ना लगाइए, फिर भी मालिश किया जा सकता है। एरिकुलर थेरेपी ये मानती है कि जो कान का आकार है वो जैसे गर्भ में बच्चा होता है वही आकार है, वही अंग सिर्फ टोटल जो है कान पे होते हैं, इसलिए किसी भी टाइम ये मालिश की जा सकती है। ठीक है, ठीक है। तो डॉक्टर सेवाराम जी हमारे अष्टांग हृदयम के एक अभिन्न अंग हैं, और जो है हमें काफ़ी ज़्यादा इस सिलेबस को बनाने में भी मदद किया है ना। और क्या है कि आप सभी को जो है ऑरिकुलर और बहुत सारे मतलब थेरेपी के बारे में नॉलेज इन्हीं से मिलेगा। तो और भी कोई प्रश्न है तो रखिएगा। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जैसे क्या है कि हम अपने चिकित्सा में ट्रीटमेंट में शामिल करते हैं, और आप लोग भी करिए कि हमने एक औषधि बनाया है। वैसे इस तेल में विशेष कुछ नहीं है, जैसे मेडिकेटेड ऑयल ही है, जैसे महारासनादि तेलम है, या फिर कभी कभी जो है अपना खुद का जो दर्दनाशक तेल है वो है। तो हमने बना रखा है, और हमने एक शीशी पैक किया है, मात्र 10 ml 15 ml, और इसका नाम हमने रखा है पुष्पाराज, है ना। वैसे अपने नाम में कुछ नहीं, वैसे नाम में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब होता है काम, है ना। तो पुष्पाराज क्या करता है, क्या क्यों देते हैं इसको, मैं कान में मालिश करने के लिए देता हूँ, ताकि इसको मैं बोलूँ यदि कि जाइए कान में मालिश करिएगा अपने घर के तेलों से, तो नहीं करेगा। तो क्या है 50 रुपये की शीशी जैसा भी अपना होता है उसको दे देते हैं कि लीजिए इससे आप मालिश करिए। इसको पता भी तो इसको अच्छा भी लगता है कि चलो हमको वैद्य जी ने कुछ दिया है, इससे तो मालिश बताया है तो हम करेंगे। तो ये क्या करता है, या अपने किसी भी फैमिली मेम्बर से वो क्या है कि कान के अच्छे तरीके से मसाज करवाता है। तो इसके जो है अच्छे तरीके से जो है थेरेपी हो जाता है प्रतिदिन। तो सुबह शाम दोपहर इस प्रकार से 3 बार जो है ये हमारा जो तेल है पुष्पाराज, है ना, जो क्या है कि झुकेगा नहीं। तो इस प्रकार से हमारा कुछ मानना है ना। इसलिए मतलब जो प्रतिदिन कान की मालिश करेगा वो झुकेगा नहीं, है ना, इसलिए इसका नाम पुष्पाराज है। ठीक है जी। तो और भी कोई प्रश्न है तो रखिए, नहीं तो आज का सिलेबस यहीं पे आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। यस, हाँ चैट बॉक्स। अच्छा ठीक है, ठीक है। कोई प्रश्न है तो अंत में मैं देख लेता हूँ कि चैट बॉक्स में और कोई प्रश्न है तो।
हाँ, बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं, हमने ध्यान नहीं दिया, क्षमा चाहते हैं। तेल कौन सा इस्तेमाल करना है? ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया इनका उत्तर। तिल, तिल आदि का तेल उत्तम है, यस। वात पित्त कफ तीनों में लघु गुण होता है क्या? देखिए, वात में भी होगा और पित्त में भी कुछ हो सकता है, लेकिन कफ में लघुता नाम की चीज़ नहीं होगा। तो लघुता, अगर कफ में लघुता होगी तो कफ क्यों, है ना, तो कफ में गुरुता होगा। तो केवल वात का ही लघु गुण होता है। यस, मुकेश डॉक्टर वैद्य, नाड़ी वैद्य मुकेश जी ने आपने उत्तर दिया है। वैसे तो वात में ही होता है। यस, लघु गुण पित्त में भी होता है जी। यस, पित्त में भी होता है। तो ये सब है। तो आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, इस प्रकार से डिस्कशन करने से हम यही कहते हैं कि अध्ययन रुकना नहीं चाहिए। चाहे कहीं भी रहिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे रहिए, अध्ययन नहीं रुकना चाहिए। जैसा कि अभी वैद्य श्री भगवान किराड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अष्टांग हृदयम को पढ़े हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस है आपकी। तो पित्त के गुण के बारे में देखिए, यहाँ पे आया है कि पित्तम सा स्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। तो ये है, क्लियर है। और देखिए, ये अपना रेफरेंस है, तो आप चेक कर सकते हैं। जो लघु गुण है ये वात में भी है और पित्त में भी है, पर कफ में नहीं होगा। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप लोग अध्ययन करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सभी लोग से निवेदन करते हैं कि जो भी साथी अष्टांग हृदयम डेमो बैच में जुड़े हुए हैं, तो उन सभी से एक निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग 2 शब्दों में, 5 शब्दों में, जैसा भी हो सके, आप 2 लाइन आप हमारे इस क्लास के बारे में यूट्यूब चैनल पे या फिर डेमो क्लास में ज़रूर डालें, ताकि इसका प्रचार प्रसार हम कर सकें। आप सभी के सहयोग से ही, आप सभी के सहयोग से ही क्लास में जो है, अभी जो है बहुत सारे साथी, आप सभी के मतलब क्या है कि प्रचार प्रसार के मेहनत, जो आयुर्वेद के प्रति आप लोग के जो प्रेम है, तो इस प्रेम के कारण ही आप सभी लोग जो है इस अष्टांग हृदयम बैच 10 में 43 मेंबर को हम लोग जोड़ पाए हैं। इसमें हमारा 8 मेंबर तो हमारे टीम के ही हैं, बाकी सभी लोग जो है आप सभी आयुर्वेद को जानने वाले, आयुर्वेद को समझने वाले, आयुर्वेद प्रेमी जुड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छी बात है। और जो भी साथी अभी तक जो है अष्टांग हृदयम क्लास में, यानी कि अष्टांग हृदयम बैच में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, अर्थात हमने तो बताया ही था कि अष्टांग हृदयम को डोनेट करके आप जो है अष्टांग हृदयम बैच 10 में इसका मेंबर बनिए। तो हमारा टारगेट है 50 मेंबर का, तो ये ज़रूर पूरा होगा। तो और भी कोई प्रश्न है तो रखिए, नहीं तो सुधीर जी आप कुछ कहना चाहते हैं कहें, नहीं तो आज के टॉपिक है ना शांति पाठ करके समाप्त करते हैं। नहीं है तो आप सभी लोग जो है दोबारा इस वीडियो को, लेक्चर को सुन सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, क्योंकि तुरंत ही इसका जो है रिकॉर्डिंग मिल जाता है आप सभी को। तो स्क्रीन पे शेयर है नंबर अपना, इस पर आप सभी लोग व्हाट्सअप करिए, और व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन आदि फॉर्म भेज दूंगा। इसके बाद जो है ये नोट्स भी जो हमने बनाया है, सिलेबस बनाया है, ये भी भेज दिया जाएगा आपको। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे या ना भरें, जो भी साथी यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो क्लास में जोड़ने की कोशिश करें, और व्हाट्सअप करके जो है इस नंबर पे 7091426093 पे इस पर व्हाट्सअप करके हमारा सिलेबस मंगा लें निःशुल्क। तो इस प्रकार से चलिए आज की जो है शांति पाठ कर लेते हैं। सुधीर गुप्ता जी आप सभी को प्लीज़ म्यूट कर दीजिए और सभी को लेफ्ट कर दीजिए। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद। है।